morning, everyone. I am Parveen, your social science teacher. Today, I am going to explain you about the agriculture, chapter number 4 of the geography. It's part 1. Importance of agriculture. In India, agriculture activities are of great importance. About two-thirds of the Indian population is engaged in agricultural activities. Agriculture is a primary activity which produces food, grain, and raw material for various industries. Some agricultural products such as tea, coffee, spices are exported so as to get additional income to our country. In India, cultivation method have changed based on the physical environment, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट एंड सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस। यहाँ पे आया है सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस। यहाँ पे बोला गया है इंडिया का जो कल्टीवेशन का जो तरीका है वो चेंज होता है, वो बेस्ड होता है फिजिकल एनवायरनमेंट पे, यानी कि कहीं पे जैसे कि हैं पहाड़ हैं, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे पठार है, कहीं पे ऊंची भूमि है, कहीं पे नीची भूमि है, कहीं पे बाढ़ आती है तो कहीं पे सूखा पड़ा होता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके से खेती की जाती है और इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है। कहीं पे कैनाल्स के द्वारा खेती की जाती है, तो कहीं पे ट्यूबवेल के द्वारा खेती की जाती है, तो कहीं पे मानसून पे पूरी तरीके से निर्भर है देश का किसान। वहीं कुछ जो हमारी सामाजिक परिवेश है, जो हमारा कल्चर बना हुआ है, जो हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र है, उसके अंदर उसी के अनुसार हमारे यहाँ पे आज भी कृषि की जाती है किसान के द्वारा। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इन इंडिया मेनली देर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस of farming, second, sensitive subsistence farming, and third one is commercial farming. Look at this picture, splash and bird. It is a primitive subsistence farming. It's an example of primitive subsistence farming. Primitive subsistence farming is practiced on small patches of land with the help of the primitive tools like hoe, dao, and digging sticks and family community labor. यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जब प्रिमिटिव प्रिमिटिव यहाँ पे आपको एक जो इसका शब्द है उसका मतलब ही समझ में आता है कि प्राचीन तरीके से जो खेती की जाती है। सब्सिस्टेंस यानी जीवन निर्वाह के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो खेती की जाती है प्राचीन तरीके से, उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ का मेन उद्देश्य किसी प्रकार का कोई व्यापार करना या किसी प्रकार का सेल करना इनका उद्देश्य नहीं होता, बल्कि ये प्राचीन तरीक़ों से आज भी अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए इस प्रकार की खेती करते हैं। इसके अंदर फैमिली के लोग या कम्युनिटी के कुछ लोग मिल करके इस प्रकार की खेती करते हैं। मुख्य रूप से जो ये है आदिवासी इलाकों में, जो आपका ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर इस प्रकार की खेती, या नॉर्थ ईस्ट टर्न जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे ऐसी खेती आज भी की जाती है। भारत के और भी बहुत सारी जगह पे की जाती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, natural fertility of the soil and suitability of other environmental condition to the crop grown. पूरी की पूरी जो खेती है मानसून पे, या जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है उस पे, और सूटेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मानसून के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर रहते हुए भूमि की जो नेचुरल उर्वरकता है उसी के आधार पर यहाँ पर कृषि की जाती है। अभी जो मैंने पिक्चर दिखाई थी स्लैश एंड बर्ड, एग्रीकल्चर का वो एक एग्जाम्पल था, एक पिक्चर था उसका,
इसमें फार्मर क्या करता है, फार्मर क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल एंड अदर फूड्स क्रॉप टू सस्टेन देयर फैमिली एंड ऑन लाइफ. When the soil fertility decrease after 2 or 3 years, the soil fertility decrease, the farmer shifted and clear a fresh patch of land for cultivation. यहाँ पे फार्मर क्या करता है, उस जगह को छोड़ देता है, वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह पे चले जाता है और वहाँ जो एक नई ज़मीन का टुकड़ा लेता है और उसे फ्रेश तरीके से फिर से काटता है, जलाता है और जला करके फिर दोबारा वहीं पे खेती करने लगता है. दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर ऑफ स्प्लेनेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. इस तरीके की खेती करने से क्या होता है, जो ज़मीन कुछ समय के लिए छोड़ दी जाती है वह पुनः उपजाऊ हो जाती है, पुनः अपनी फर्टिलिटी को प्राप्त कर लेती है और फिर दोबारा वहाँ पे कुछ समय बाद में खेती की जा सकती है. इट इज़ जूमिंग in northeastern state like Assam, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Pamlu in Manipur, Deepa in Bastar district of Chhattisgarh and in Andaman Nicobar. ये बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत सारे नामों से जानी जाती है. भारत के अंदर इसे जूमिंग के नाम से जानते हैं. ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर दीपा के नाम से जानी जाती है बस्तर डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के अंदर, और पामलऊ इन मणिपुर में. इसी प्रकार से जो विश्व की जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है. इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कोनुको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मैसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, लेडेंट इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम. इन अलग अलग कंट्रीज़ में इन्हें इस प्रकार की कृषि को, इस प्रकार की एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को अलग अलग नामों से जाना जाता है. एग्ज़ाम में आपको किसी भी नाम से पूछा जा सकता है. मेनली ये इंडिया की बात कर रहे हैं तो जूमिंग और आपने स्लैश एंड बर्न को आपने याद रखना है. इंटेंसिव subsistence farming. This type of farming is practiced in area of high population pressure of land. यहाँ पे population का प्रेशर होता है इस छोटे से लैंड पे. इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है. वेयर हाई डोजेज ऑफ द बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द हायर प्रोडक्शन. बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर बायोकेमिकल इनपुट्स डाले जाते हैं. बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं. इरिगेशन के मॉडर्न तरीक़ों को अपनाया जाता है और फिर बाद में प्रयास किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए. दिस मेथड इज़ कॉमनली डन वेयर लेस लैंड होल्डिंग इज़ अवेलेबल. जहाँ पे कम ज़मीन हमें प्राप्त होती है. दो द राइट ऑफ द इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीज़न ऑफ द लैंड अमॉन्ग सक्सेसिव जनरेशन. आपने देखा होगा कि जो सभी को हमारे हिंदुस्तान में राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी उत्तराधिकार का अधिकार सभी को दिया है. इस उत्तराधिकार के अधिकार की वजह से जो भूमि है उसका बार बार डिवीज़न होता रहता है. आज से पहले एक किसान होता था, उसके 4 बेटे होते थे, और आज 2 या 1 परिवार के अंदर बेटा होता है तो वो ज़मीन जो है जैसे 2 होंगे तो वो 2 भागों में फिर बढ़ जाएगी. फिर उनके बच्चे होंगे, उनमें फिर बढ़ जाएगी. इस तरह जो भूमि का एक बड़ा भाग था वो धीरे धीरे अब छोटा होता चले जा रहा है. मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिमिटेड लैंड है और आपको मैक्सिमम आउटपुट उससे लेना होता है. इन द अब्सेंस ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. आपके पास में जीवन को जो है जीने का जो है आपके पास में सभी प्रकार के जो अल्टरनेटिव सोर्स हैं
वो ख़त्म हो गए हैं। एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा है, उससे अधिक से अधिक आपने फसल उपजानी है, क्योंकि इस ज़मीन के ऊपर आपका बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ है। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या का पेट भरने का इसमें होगा। नीचे जो आपका ये पिक्चर दिखाई गई है उसमें दिखाया गया है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किस तरीके से की जाती है, और उसमें दिया भी हुआ उसके एम वगैरह जो मैंने आपको अभी बताए हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग, द मेन कैरेक्टरिस्टिक of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs। यहाँ पर फिर बोला गया है कि यहाँ पे हायर डोजेस दिए जाते हैं। वास्तव में पहले बताना चाहिए कि कॉमर्शियल फार्मिंग होती क्या। कॉमर्शियल फार्मिंग इन विच फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स विद द एम ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स फॉर कॉमर्शियल एक्टिविटी और फॉर द कॉमर्शियल पर्पज़। यानी कि जब हम किसी फसल को केवल धन के लाभार्जन के लिए ही उसका उगाते हैं, उसको बोते हैं, उसको काटते हैं, फिर उसको सेल करके पैसा कमाने का उद्देश्य हम रखते हैं, ये इस प्रकार की कृषि का मेन उद्देश्य होता है। इसके लिए जब हमें पता है पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की फसलों को धनार्जन के लिए लगाया जाता है, तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हायर डोजेज होते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल चीज़ों के, फर्टिलाइज़र, आपका इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे यहाँ पे यूज किए जाते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज किया जाता है, और प्रयास किया जाता है टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। The degree of the commercialization of agriculture vary from one region to another region। यहाँ पे फिर बोला गया जो commercialization of agriculture है वो फिर से यहाँ पे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वेरी करती है, भिन्नता रखती है। इसका एक एग्जांपल लेंगे कि राइस जो है हरियाणा और पंजाब के अंदर कॉमर्शियल क्रॉप कहलाती है। वहाँ पे इस फसल को जो है बेचने के उद्देश्य से कॉमर्शलाइज करने के लिए इसको बोया जाता है, जबकि इन उड़ीसा इट इज़ ए सब्सिस्टेंस क्रॉप। वहाँ के क्योंकि लोग ज़्यादातर चावल को कंज्यूम करते हैं, चावल खाते हैं उड़ीसा में, तो ये एक वहाँ पे एक सब्सिस्टेंस क्रॉप कहलाती है, जबकि पंजाब और हरियाणा में ये एक कॉमर्शियल क्रॉप है। प्लांटेशन इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। In this type of farming, a single crop is grown on a large land area. In India, tea, coffee, rubber, sugarcane, banana, etc. are the important plantation crops। इसको आपने याद रख लेना है कौन कौन सी हैं, बहुत सारे हैं। इनके अंदर आप इस स्पीसीज़ भी जोड़ सकते हैं, स्पाइसेस। टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर केन है, बनाना है, ये सारी की सारी आपकी इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप कहलाती हैं। प्लांटेशन क्रॉप जो है कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, बहुत एक बड़े एरिया को इसके अंदर जो है बोया जाता है, यूज़ किया जाता है। यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ द माइग्रेंट लेबर। इसके अंदर क्योंकि लेबर लगाए जाते हैं बहुत सारे, और वो लेबर जो होते हैं माइग्रेंट होते हैं, दूसरी जगह से आकर के वो यहाँ पे काम करते हैं। जैसे पंजाब के अंदर जो हैं वो बिहार के लोग जाकर के काम करते हैं, या हरियाणा के अंदर जो है बिहार के लोग जाकर के फार्मिंग करके अंदर इस प्रकार की फार्मिंग करते हैं। आपने जो टी फार्म्स हैं वहाँ पर बाहर के लोग आते हैं और वो काम करते हैं। तो ये माइग्रेंट्स लेबरर्स होते हैं, ये इनकी हेल्प से इस प्रकार की खेती की जाती है। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़। सारा का सारा जो है इस तरीके का यूज जो किया जाता है रॉ मटेरियल, इस प्रकार की इंडस्ट्री में इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइप्स, आपने देख ली हैं, 3 टाइप्स हो गए हैं। अब आपको क्रॉपिंग पैटर्न का पता होना चाहिए, भारत में किस प्रकार की क्रॉपिंग पैटर्न होती है। स्पेसिफिक क्रॉप आर ग्रोन इन स्पेसिफिक सीजन। अलग जो स्पेशल प्रकार की क्रॉप होती है वो स्पेशल सीजन के अंदर ही ग्रोन की जाती है। बेसिकली इन इंडिया देयर आर
3 क्रॉपिंग सीजन्स, रबी सीज़न, खरीफ सीज़न एंड ज़ैद सीज़न। रबी सीज़न की बात करते हैं सबसे पहले हम। रबी क्रॉप आर सोन इन विंटर मीन अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड मीन्स कटाई जो की जाती है इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर wheat, barley, peas, gram and mustard. Kharif season. Kharif crop are grown with the onset of monsoon in different part of the country. जैसे जैसे जहाँ जहाँ मानसून आता जाता है वहाँ वहाँ इसकी बुआई करना शुरू कर दिया जाता है। एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर मंथ। Important crops grown during this season are paddy, मेज, जवार, बाजरा, तूर को अरहर के नाम से भी जानते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। इस तरीके की ये सारी चीज़ें यहाँ इसमें खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका ज़ैद सीज़न। इन बिटवीन ऑफ द रबी एंड द खरीफ सीज़न फ्रॉम मार्च टू जून इस प्रकार की फसल जो है वो बोई जाती है। देयर इज़ ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नॉन एज द ज़ैद सीजन। यहाँ पे जो आपका सीज़न है वो बहुत छोटा सा होता है। आपकी जो अब मार्च अप्रैल के अंदर जो फसल कटती है रबी की, और उसके बाद में जो आपकी मानसून आता है उससे पहले जो बीज का जो समय मिलता है उसके अंदर ज़ैद फसल जो है उगाई जाती है। दीज इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, कोकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स। फोडर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? फोडर क्रॉप्स होती हैं जो कि चारे के रूप में काम में ली जाती हैं। अब आते हैं हम मेजर क्रॉप्स के ऊपर। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन मेजर क्रॉप्स को भी हम डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फूड क्रॉप की। राइस, व्हीट, मिलेट, मेज, पल्सेस एट्सेट्रा, दीज आर द फूड क्रॉप्स जो कि खाने के रूप में यूज में आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट राइस। स्टेपल फूड क्रॉप होता है राइस, यानी सबसे ज़्यादा प्रमुखता से उपयोग में लाया जाने वाला भोजन है। आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद में दूसरा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला भारत ही है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे it is kharif crop which required higher temperature about 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी खरीफ के अंदर ये होता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कितना होना चाहिए? 25 सेंटीग्रेड से अबाउ। हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबाउ 100 सेंटीमीटर। ह्यूमिडिटी में जो मतलब कि अभी जैसे उमस है इस तरीके का माहौल होना चाहिए, और जो एनुअल रेनफॉल है वो अबाउ 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इट इज़ ग्रोन इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। मेनली कहाँ होता है? उस ज़मीनी भूभाग में होता है जो कि मैदानी भाग है उत्तर भारत का, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो इस प्रकार का भूभाग है। कोस्टल एरिया है, डेल्टिक एरिया है, यानी जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र दोआब है उस प्रकार के एरिया को यहाँ पे डेल्टिक रीजन बोला गया। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ द कैनाल, रिवर्स एंड ट्यूबवेल हैव मेड इट possible to grow rice in area of the less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and the part of the Rajasthan.
आजकल जो हमने कैनाल के द्वारा इरिगेशन होने लगी है, ट्यूबवेल के द्वारा जो इरिगेशन हम लोग करने लगे हैं, उसकी वजह से आज इसमें इतना फसल जो इतना बढ़ गया है, इसका उत्पादन इतना इसको ग्रोन किया जाने लगा है उन एरियाज़ में भी जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पार्ट ऑफ द राजस्थान। वीट सेकंड क्रॉप है, फूड क्रॉप। द सेकंड इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप इज wheat. It is the main food crop in the north and northwestern part of the country. The rabi crop required a cool growing season. ये मुख्य रूप से एक रबी की फसल है और कूल ग्रोइंग सीजन के अंदर इसके लिए ज़रूरत होती है। अबाउट नियर अबाउट 50 to 75 centimeter of annual rainfall is required and a bright sunshine at the time of the ripening. जब ये फसल पकने लगती है उस समय पे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो अच्छे से गिरनी चाहिए, इसे पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होनी चाहिए जिससे कि ये अच्छे से पक सके। There are two important wheat growing zones. First, Ganga Satluj Plain in the northwest and black soil region in Deccan. टू रीजन बता दिए हमने, गंगा सतलुज प्लेन जो कि नॉर्थ वेस्ट में है भारत में, और ब्लैक सोइल रीजन है जो कि भारत के दक्कन में है, दक्षिण के अंदर। द मेन वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। नंबर थर्ड फूड क्रॉप है मिलेट, और इसे हम कोर्स ग्रेन भी कहते हैं। जवार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट ग्रोन इन इंडिया, दो दीज आर नोन एज क्रॉस ग्रेन, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। ये जो है बहुत अधिक न्यूट्रिएंट रखने वाला भोजन होता है, जिसके अंदर ये ज्वार, बाजरा, रागी भी आते हैं। और रागी जो है एक इसका एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको आयरन, कैल्शियम और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड रफेज देखने को मिलते हैं। ये चारे के रूप में भी यूज में लाई जाती है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले रागी की ही बात कर लेते हैं। रागी इज रिच इन आयरन, कैल्शियम, carbohydrate and other micronutrients. It grow well on red, black, sandy, loamy and shallow black soil। यानी कि किस प्रकार की भूमि में हो सकता है, रेड सॉइल में भी हो जाएगा, ब्लैक सॉइल में भी हो जाएगा, सैंडी जो सॉइल है वहाँ पे भी होगा, लूमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल है उसमें भी रागी की उपज हो सकती है। वी कैन सॉन रागी इन ऑल दीज काइंड ऑफ द सॉइल। मेनली इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होता है, फॉलोड बाय तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ये रागी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई कि कैसा रागी होता है। इसके बाद अभी हम आपको दिखा रहे हैं जवार। जवार जो है वो इस प्रकार का दिखाई देता है, फसल है उसकी। जवार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप इन इंडिया, कैन बी ग्रोन इन मोइस्ट एरिया, लिटिल रेनफॉल विच हार्डली नीड इरीगेशन। बहुत ही कम इसको इरीगेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि ये मोइस्ट नम एरिया होता है, बहुत लिटिल रेनफॉल की यहाँ पे ज़रूरत इनके लिए होती है। इम्पोर्टेंट जवार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका, और फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बाजरा की बात कर लेते हैं। बाजरा इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप इन इंडिया, सैंडी सॉइल एंड सैलो ब्लैक सॉइल आर suitable फॉर बाजरा। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बाजरा एंड फॉलोड बाय द यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। बाजरा के में हमने आपको दिखाया किस प्रकार का बाजरा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो पिक्चर में देखकर आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं मेज़ की। इट इज़ ए क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फोडर। अभी मैंने बताया फोडर मीन्स जो आपका चारे के रूप में भी काम में लाया जाता है और इसे खाने के रूप में भी काम में लाया जाता है। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप
which require temperature between 21 degree centigrade to 27 degree centigrade and grow well in old alluvial soil, यानी कि ये जो आपकी उपजाऊ जो मिट्टी है जो कि उत्तर भारत में मिलती है उसके अंदर बहुत अच्छे से आराम से हो जाता है alluvial soil के अंदर. In some state like बिहार maize is grown in रबी सीजन also. इस प्रकार से ये रबी और खरीफ दोनों की फसल है. मोस्टली ये खरीफ की फसल मानी जाती है, लेकिन बिहार में ये रबी के अंदर भी, रबी के सीज़न में भी ये ग्रोन की जाती है. यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज high yielding variety of seeds, fertilizer and irrigation have contributed to the increasing production of the maize. जैसे जैसे हमने हाई यील्डिंग सीड्स का यूज़, फर्टिलाइज़र और इरिगेशन के जो मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करने लगे हैं, इसकी जो उत्पादन है वो बढ़ने लगा है. मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. पल्सेस की बात कर लेते हैं. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द पल्सेज इन द वर्ल्ड. इस चीज़ को याद रख लेना, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकने वाला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन डाइट. जो मीट आदि खाने वाले लोग हैं वो तो वहाँ से प्रोटीन की अपनी पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन जो हम वेजिटेरियन डाइट रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए पल्सेस जो है प्रोटीन का एक सबसे महत्वपूर्ण जो है सोर्स है. These need less moisture and survive even in dry condition. Major pulses that are grown in India are तुर को मैंने बताया था, अरहर के रूप में भी जानते हैं, उड़द, मूंग, मसूर और पीज एंड ग्राम, ये सभी पल्सेस जो हैं यहाँ पे उगाई जाती हैं, ग्रोन की जाती हैं, सोन की जाती हैं. बीइंग लेगुमिनस क्रॉप, यानी जो फलीदार क्रॉप है ये, तो ऐसा होने की वजह से ऑल द क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर को छोड़ करके जितनी भी क्रॉप्स हैं हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर. जो नाइट्रोजन की मात्रा एयर में है उसको फिक्स करते हुए हमारी जो भूमि है उसकी जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसको फिर से ये रिस्टोर करने में हेल्प करने का काम करती हैं दालें. इसी वजह से हम इसको मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद द अदर क्रॉप, दूसरी क्रॉप्स के साथ इसको रोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रोन करते हैं. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन. अभी तक हम फूड क्रॉप की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करते हैं अदर देन ग्रेन के अलावा और कौन कौन सी फूड क्रॉप्स हैं. शुगर केन, ऑयल सीड क्रॉप, बीवरेज क्रॉप, यानी बीवरेज में आपका हो गया टी एंड कॉफ़ी. हॉर्टिकल्चर क्रॉप, हॉर्टिकल्चर कौन से होते हैं, बागवानी जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे. सबसे पहले बात करते हैं हम शुगर केन की. शुगर केन इट इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल क्रॉप, यानी उष्ण और उपोष्ण दोनों ही प्रकार की जगहों पे ये इस प्रकार की क्रॉप्स जो है ग्रोन की जा सकती है. इट grows well in hot and humid climate with the temperature of the 21 degree centigrade to 27 degree centigrade and the annual rainfall between 75 centimeter to 100 centimeter के बीच में एनुअल रेनफॉल यहाँ पे होना चाहिए. इरीगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन लो रेनफॉल. यहाँ पे इरीगेशन की ज़रूरत केवल वहीं पे है जहाँ पे बारिश बहुत कम मात्रा में होती है, अदरवाइज कम बारिश में भी ये आसानी से हो जाता है. इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वेराइटी ऑफ सॉइल एंड नीड मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग. यहाँ पे जो है जो सॉइल की जो वैरायटी है उसके अकॉर्डिंग इसको ग्रोन किया जाता है, और यहाँ के इसके लिए जो मैनुअल लेबर है उसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसके सोइंग के टाइम पे भी और इसके हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी लेबर की अच्छे से ज़रूरत पड़ती है. इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील. ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जो है शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द शुगर. गुड़ को हम जगरी के नाम से भी जानते हैं, खांडसारी एंड मोलासेस.
मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट आर यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। अब बात करते हैं अगली जो अदर फूड क्रॉप है, ऑयल सीड क्रॉप। द ऑयल सीड covers approximate 12% of the total क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। जो ये ऑयल सीड है, जितना भी हमारा जो क्रॉप एरिया है जो ग्रोन किया जाता है टोटल, उसका 12% जो है ऑयल सीड से कवर माना गया, लगभग अप्रॉक्सीमेटली बोला गया। इन इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सोयल सीड इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा जो सोयल सीड प्रोड्यूस करने वाला जो प्रोड्यूसर है वो इंडिया ही है वर्ल्ड के अंदर। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब सरसों से है यहाँ पे, कोकोनट, सीसेम, या सीसेम मीन्स तिल, तिल का तेल जो होता है, आपने सफ़ेद तिल काले तिल देखे होंगे, सोयाबीन, कस्टोर सीड, कस्टोर सीड होता है, अरंडी बोलते हैं इसे, कॉटन सीड, लिन सीड मतलब अलसी का सीड, अलसी के जो बीज होते हैं, एंड सनफ्लावर। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम। However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetic and ointment. इसके अलावा ये जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, क्या चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, सॉप्स बनाने के लिए, कॉस्मेटिक के जो सामान हैं वो बनाने के लिए, और ऑइंटमेंट होती है बहुत सारी, उनके अंदर में भी इनका यूज़ किया जाता है। कस्टोर सीड ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप। जो कस्टर्ड है यानी कि अरंडी है, वो उसके जो बीज हैं वो उगाए जा सकते हैं रबी में भी और खरीफ में भी, ये आपका मेन वो है। ग्राउंडनट इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड कोकोनट ऑफ अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। खरीफ के अंदर जो ग्राउंडनट है वो उसकी फसल है, और जो आपका कोकोनट है वो लगभग आधे से ज़्यादा जो ऑयल सीड्स हैं उसको प्रोड्यूस करने का काम इन्हीं का है, दोनों का। मतलब जितनी भी ऑयल सीड्स होती हैं उनके अंदर कोकोनट और जो ग्राउंडनट है उनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये मेजर ऑयल सीड्स हैं, लगभग आधा इन्हीं का आता है हिस्सा। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। इन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड ओनली आफ्टर चाइना। India is the third largest producer of rapeseed in the world after China and Canada. आपने देखा होगा ये रेपसीड का मतलब होता है सफ़ेद सरसों। जो सफ़ेद सरसों होते हैं, जैसे सरसों पीली देखी है आपने, वैसे ही सफ़ेद सरसों भी होती है। तो ये उसका जो इंडिया है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये आपका जो था फर्स्ट पार्ट था एग्रीकल्चर का।